नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की पद, योग्यता, उनकी उन्मुक्तियाँ क्या हैं, कार्यकाल और निर्वाचन उनका कैसे होता है, इन सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख जो है अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति जो है स्पष्ट नहीं होती है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो सदस्य थे वह नागरिक अधिकारों, स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता को बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है। यानी कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो चूंकि उस समय अमेरिकी संघ के जो राज्य के जो सभी सदस्य जो थे वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, क्योंकि वे लोग नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के पक्षधर थे और वे चाहते थे कि जो जिन राज्यों को मिलाकर यूएसए का निर्माण हुआ है, अमेरिका का निर्माण हुआ है, उन राज्यों की जो स्वायत्ता है वो अभी बनी रहे। अतः वह राष्ट्रपति को उतना अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। परंतु वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो अब तक जितने भी अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं उनकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और जैसा कि श्लेसिंगर ने भी कहा है कि वाशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी ने इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। और आग के शब्दों में ऑग जो एक विचारक है उन्होंने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह संसार में सबसे महान शासक हो गया है। अतः इन विचारकों के बातों से स्पष्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वह वास्तव में एक शक्तिशाली पदधारी व्यक्ति है। तो चलिए दोस्तों, इनकी योग्यताओं के बारे में देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। तो पहले इनकी योग्यता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्मजात नागरिक हो। दूसरी उनकी योग्यता है कि उनकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। और तीसरी उनकी योग्यता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 14 वर्ष से निवास कर रहे हों। अब इनकी उन्मुक्तियां देखते हैं कि इनकी किन प्रकार की उन्मुक्तियां, किन प्रकार की छूटें प्राप्त हैं। पहला, वह किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। यदि अन्य देशों के जो जैसे कार्यपालिका प्रधानों की भांति ही राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं उनको भी कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं और उनकी उन्मुक्तियों में कहा गया है कि उन्हें किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उनके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। केवल सीनेट जो है उन पर महाभियोग का प्रस्ताव ही लगा सकती है उनके कदाचार पे। न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित उन्हें नहीं किया जा सकता, परंतु यदि उनकी इच्छा हो और साक्षी के रूप में यदि बुलाया जाता हो और यदि वे इनकार कर देते हैं तो उन्हें बुलाया नहीं जाएगा। इनके कार्यकाल के विषय में देखते हैं तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद था। अंत में वाद विवाद के पश्चात ये संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा 4 वर्ष का होगा। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है, जो सामान्यतः सभी को इसके बारे में जानकारी होती है। अब इनके निर्वाचन संबंधित प्रोसेस देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो यदि ब्रिटिश राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व सम्राट का पद है और उनका व्यक्तित्व है, तो अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति
से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति जो होता है इसमें रुचि ली जाती है। हम लोग भी देखते हैं कि अमेरिका में यदि निर्वाचन होता है तो देखते हैं कि सब लोग में यह उत्सुकता रहती है कि आखिर अमेरिकी में राष्ट्रपति इस बार कौन बनने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वह शासन प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिकी संविधान में बहुत अधिक उस समय अमेरिकी संविधान निर्माताओं में बहुत अधिक उस समय मतभेद था। इस संबंध में 2 सुझाव प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें पहला था कि राष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, किंतु सभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा सुझाव यह दिया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका जो है वह राष्ट्रपति का निर्वाचन करें, किंतु चूंकि वहाँ पे शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है तो और इस वजह से इस पद्धति को नहीं अपनाया गया, और अगर ऐसा होता तो व्यवस्थापिका राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि करने लगती तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना मात्र रह जाता, जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो सदस्य थे वह नहीं चाहते थे। अतः इन दोनों ही सुझावों को निरस्त कर दिया गया। अंत में यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता जो है पहले एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करेगी और निर्वाचक मंडल जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो अपनाए जाने वाली पद्धति है उनको चरणों के तौर पे हम देख सकते हैं। पहले क्या होता है कि उम्मीदवार का मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण जो है वह विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाएगा कि उनकी तरफ से कौन उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होंगे। दलों के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक होता है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करें, यानी कि उस दल के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्हें बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। मतदान की प्रक्रिया जो होती है किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है, जब तक कि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत राष्ट्रपति के लिए पद के लिए ना मिल जाए तब तक मतदान की प्रक्रिया जो है राजनीतिक दलों के बीच जारी रहती है। उसके बाद चुनाव अभियान कराए जाते हैं, राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है और राष्ट्रीय समिति जो होती है अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है और टेलीविजन, समाचार पत्रों, रेडियो इत्यादि के माध्यम से अपने उम्मीदवार का चुनाव अभियान प्रारंभ करती है। उसके बाद निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। क्योंकि निर्वाचक मंडल जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल जो होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अतः निर्वाचक मंडल का चुनाव कैसे होता है पहले इस प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों दल होते हैं वह निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेना पड़ता है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। यानी कि जो निर्वाचक मंडल के दल सदस्य होते हैं वे पहले शपथ लेते हैं कि यदि वे चुन लिए जाते हैं जनता के द्वारा तो वे चुनने के बाद अपने ही जो दल के राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है उसी को वोट करेंगे। संविधान में यहाँ तक कहा गया है कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति जो होगा निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता है। अतः निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव जो है व्यक्तिगत न होकर सामूहिक रूप से होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी दल के सब उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि निर्वाचक मंडल जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह मात्र एक औपचारिकता होती है, क्योंकि पहले इन लोग को शपथ दिला दी जाती है कि चुनने के बाद वे क्या करेंगे कि अपने दल के सदस्य को ही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करेंगे, अगर निर्वाचक उम्मीदवार घोषित करेंगे। अतः बुधवार को क्या होता है कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित हो जाते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करना प्रारंभ कर देते हैं। बाद में मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद उसे सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। यानी कि कौन से उम्मीदवार को वोट मिला है इसको प्रमाणीकृत करने के बाद उसे सीनेट का जो अध्यक्ष होगा उनके पास भेज दिया जाता है।
सीनेट के अध्यक्ष जो होंगे वह कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करते हैं और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा कर देते हैं। अब यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले तब इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि टाई की स्थिति पड़ जाती है या राष्ट्रपति पद के जो दो उम्मीदवारों को मत बराबर पड़ जाए तो क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा जो है सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले जो प्रथम 3 उम्मीदवार होंगे उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर देती है। प्रतिनिधि सभा जो होगी वह इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है। तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है और प्रत्येक राज्य के सदस्य जो होंगे बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बंट जाएं तो उनका मत गिना नहीं जाता है। यानी कि यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो या फिर कोई दो उम्मीदवार को बहुमत समान प्राप्त हो जाता है तो प्रतिनिधि सभा जो है वह प्रथम जो 3 उम्मीदवार होंगे उनमें से किसी एक को, जिनको मतलब अधिक बहुमत प्राप्त होता है, प्रथम 3 उम्मीदवारों को उनमें से एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से उन पे मतदान किया जाता है जिस राज्य का, और प्रत्येक राज्य के एक मत लिए जाते हैं और वहाँ के सदस्य जो होंगे बहुमत से निर्णय करेंगे कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति, जो उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है वह राष्ट्रपति बन जाता है। पद ग्रहण के बाद राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो वह शपथ लेता है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव क्रिया जो है, निर्वाचन प्रक्रिया जो है वह समाप्त होती है। अतः आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।